Good morning everyone. This is Dhiren Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. आज मैं आप सबको NCERT के बुक के एक्सरसाइज क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करके बता रहा हूं और ये क्वेश्चन होंगे थर्ड क्वेश्चन से। इसके पहले की वीडियो में मैंने इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो वहां करने के लिए दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व कर चुके थे। दो संख्याओं का गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकाल करके अब निकालना है तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, और तीन संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम निकालने पर उसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एचसीएफ और एलसीएम तीन संख्याओं का निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। नंबर 1 में है 12, 15 और 21। तो इसका 1 नंबर में 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 21। पहले सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड वृक्ष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। तीनों का अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, हमेशा ध्यान रखें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन सभी संख्याओं से भाग करेंगे। आगे भी और अभाज्य संख्या है, तो एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी से हमेशा गुणनखंड करना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ निकालें यदि गुणनखंड विधि से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 12, 2 से फिर 3, 3 5 15 आ गया, 3 7 21 आ गया। तो इसका तीनों का फैक्टर लिखेंगे इस तरह से। 12 का हो गया 2 स्क्वायर, हमेशा पावर के रूप में लिखना चाहिए फैक्टर। और 15 का हो गया 3 इंटू 5, और 21 का हो गया 3 इंटू 7। तीनों में जो मैच करेगा वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ तीनों का क्या होगा, तो तीनों में जो कॉमन है और कम पावर में है उसी को एचसीएफ मानते हैं। घातांक कम होना चाहिए और तीनों में मैच होना चाहिए। 12, 15 और 21 का एचसीएफ, तो तीनों में 3 है और बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है, सब पे पावर 1 ही है, इसलिए 3 हो गया एचसीएफ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, इसका एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम भी लिख लेते हैं। एलसीएम में होता क्या है, अधिक घातांक वाले संख्याओं को लेते हैं, तीनों में मैच करे तो भी। कोई भी संख्या एक ही बार लेंगे, ज्यादा नहीं, और जो नहीं मैच करते हैं वो भी संख्याओं को लेते हैं। तो 12, 15, 21 का एलसीएम निकालते हैं तो आता है 2 स्क्वायर। 2 नहीं है, 3 भी आ रहा है इसमें, 5 को भी लेंगे, 7 को, यानी सभी संख्याओं को लेना है। अधिक घातांक वाले, कम घातांक वाले संख्याओं को छोड़ देते हैं। गुना कर लेंगे तीनों को, तो हो गया 2 दूना 4, 3 12 5 60, 420। इसका आंसर हो गया 420। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 17, 23 और 29 का एचसीएफ, 17, 23 और 29 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 17, 23 और 29 का निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। 17, 23 और 29, यहां देख रहे हैं 17, 23 और 29 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यहां निकालना भी इस सवाल में है प्राइम फैक्टर। हमेशा याद रखें, 17 को 1 से विभाजित करके 1 गुना 17 नहीं लिखेंगे। बहुत से लोग सवाल को सॉल्व करते समय 17 का खंड में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। हम अभी इन सभी का फैक्टर निकालेंगे तो 1 से डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। 1 से सभी संख्या डिवाइड होती है और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कभी भी 1 से विभाजित करके 17 के खंड में 1 गुना 17 नहीं लिखेंगे। वह हल करने की विधि गलत है। बहुत से लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन वो गलत है। 17 का खंड में 17 ही लिखेंगे।
क्योंकि प्राइम नंबर को लेना है हमको, ठीक है। और 23 का भी अभाज्य संख्या है, इसका 23 ही होगा, और 29 का 29 ही रहेगा। 1 गुना 29 या 1 गुना 17, 1 गुना 23 नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम का फैक्टर भी इसी तरह से आ रहा है, क्योंकि विभाजित ये नहीं हो रही है अन्य कोई संख्या से स्वयं को छोड़ के। एक को नहीं लेते, प्राइम नंबर नहीं है एक, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ निकालते हैं। जब कहा गया है जब किसी संख्याओं का एचसीएफ में कोई भी मैच नहीं करे तो उसका एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ, इसलिए यहां एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17, 23 और 29 का एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम निकालेंगे तो 17, 23 और 29 को गुना कर देंगे, 17, 23 और 29 को गुना कर देंगे। तो 17 गुना 23 करेंगे पहले, और उसके बाद जो आएगा उसको 29 से गुना करेंगे, तो 11,339 आता है, ठीक है। एलसीएम ये 17 गुना 23 करेंगे, फिर उससे जो गुणनफल आएगा उसको 29 से गुना करेंगे, इस तरह से ये आता है। एचसीएफ एलसीएम निकल गया इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 8, 9 और 25 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 8, 9 और 25, हाँ, इनमें जान लेना है 8 का भी, 9 का भी और 25 का, तीनों का प्राइम फैक्टर निकल रहा है। इसके पहले वाले में नहीं निकल रहा था, क्योंकि प्राइम नंबर स्वयं थे वो। 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है। 8 का हो गया 2 क्यूब, पावर के रूप में हमेशा लिखना चाहिए, ऐसे गुना के रूप में नहीं। 9 का लिखेंगे 9 का 3 स्क्वायर, और 25 का आ गया 5 स्क्वायर। देखते हैं इनमें तीनों में क्या मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा है तो हम बता ही चुके थे इसके पहले के सवाल में कि कुछ नहीं मिले तो एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1, एचसीएफ 8, 9 और 25 का हो गया 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 8, 9 और 25 में बताए थे जो मैच करता है उसको भी लेते हैं, नहीं मैच करता है वो भी लेते हैं, और अधिकतम पावर वाला लेते हैं। यहाँ तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए सभी संख्या आ जाएंगे, और सभी अलग अलग हैं, इसलिए सभी अधिकतम पावर में ही है। 2 पर क्यू हो जाएगा, 3 स्क्वायर भी आ जाएगा इसमें, और 5 स्क्वायर भी। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ध्यान में रखें 2 क्यू 8 का ही खंड है, और 3 स्क्वायर 9 का ही है, और 5 स्क्वायर 25 का। तो इसका तरह से ये तीनों को गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो 25 गुना 8 करेंगे 200, 200 गुना 9 1800। आंसर क्या हुआ 1800, इसका आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 और 657 का मान दिया 9, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ 306 और 657, सबसे पहले समझना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का जब रहता है तो इसके सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सॉल्व करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ सेम होता है। तो दो संख्याओं को गुना करना है तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम को गुना करेंगे तो आंसर सेम होता है। जांच करने का ये नियम था, इसी से निकाल लेंगे हम एचसीएफ या एलसीएम निकालने का। तो इसमें नंबर 4 में एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया है, तो गुना हो रहा है एचसीएफ से, इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग। इस तरह से सूत्र ऐसे बनता है एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल।
बटे HCF। ध्यान रखें, यदि HCF ही पूछ दिया जाता है तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल में एलसीएम से भाग कर देंगे। यदि एक संख्या निकालना हो तो HCF और एलसीएम के गुणनफल में एक संख्या से भाग कर देंगे। बस इसमें मान रख करके कुछ भी निकाला जा सकता है। यदि दो मान दिया रहेगा तो दो मान दिया रहेगा, तीसरा मान निकाल सकते हैं। HCF एलसीएम या दो संख्याओं में से एक संख्या दिया रहे तो कोई भी मान निकाला जा सकता है। ये तो इस तरह से इसको शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम यदि दोनों संख्याओं को ए बी मानते हैं तो एलसीएम ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी बाय HCF ए बी। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे सुविधा पड़े वैसा करना है, या तो ऊपर के रूप से लिख सकते हैं या नीचे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तो सूत्र है ही, दोनों संख्या का गुणनफल में HCF से भाग देते। दोनों संख्या क्या है, 306 और 657। यहाँ सूत्र भी लिख करके हल कर सकते हैं, 306 गुना 657 बटे 9, 9 से कटा देंगे, 9 तिया 27, 9 चौके 36 हो गया। अब 34 गुना 657 करेंगे तो आता है 22,338। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी 2 और 5 के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो तो वह शून्य पे समाप्त होगी। यदि एक रूल्स है, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 के रूप में गुणनफल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। 2 और 5 के रूप में यदि गुणनखंड आता है तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मान लेते हैं संख्या क्या दिया है, संख्या मान लेते हैं a है और उसका मान दिया 6 टू द पावर n। तो अब यहां पर इसमें खंड करते हैं 6 का, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये तो आसानी से हो जाए, 2 गुना 3 होता है 6, 2 इंटू 3 पावर n। तो इसको अलग अलग यदि करते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का मान केवल यहां 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहां तो 3 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, लिखेंगे यहां 1 का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं है, या इसको लिख सकते हैं पावर के 2 टू द पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं है। शॉर्टली वो इससे भी लिख सकते थे, एक का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n का
मान यानी 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या आए क्यों है। तो याद रखें, भाज्य संख्या क्यों है साबित करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाए किसी संख्या का, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। कम से कम दो संख्याओं का भाज्य गुणनखंड यदि मिल जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है। तो नंबर 6 में दो संख्याएं दिया गया है जिसको a इक्वल टू और b इक्वल टू मान लेना चाहिए। तो a इक्वल टू मान लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ एक काम करेंगे हम, सबसे पहले 13 को दोनों में मिल रहा है, ये संख्या पूरा एक है, ये दूसरी संख्या है, दोनों में 13 मिल रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, कॉमन 7 इंटू 11 बच गया और इंटू 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, और फिर ये 13 कॉमन है, 13 को डिवाइड करेंगे, 13 से 13 में भाग करेंगे, एक बार में लगेगा प्लस 1। दोनों पद को लिख दिया इस तरह से। अब जगह गुना कर लेते हैं, तो 11 गुना 7 करेंगे 77 हो गया, 13 और इधर हो गया कोष्ट में आ गया 77 और 1 78। तो इस तरह से 78 आ गया। 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 गुना 78 यानी 78। अब 78 का फैक्टर निकाल करके उसको ऐड कर देंगे इसमें। 78 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसका आ गया 30, जगह क्रम में सजा के लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 13, चूंकि ये 13 यहाँ है और यहाँ का 13 मिला के 13 स्क्वायर कर दिए, नंबरिंग कर देंगे, इसको 1 नंबर डाल देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो संख्या थी उन संख्या गुणनफल 2, 3 और 13 के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गया। बी में दी गई संख्या को लेंगे, तो बी में संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दी गई संख्या है, इसका भी खंड करेंगे इसी तरह से, कॉमन लेंगे, यहां तक संख्या 1 है, ठीक है, 5 कॉमन हो गया। यहाँ बच गया क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ का भी 1 लिख सकते थे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, 1 आ गया इधर। यहां तक सभी संख्या को गुना करेंगे तो हो गया 5 तो कॉमन हो गया, 4 दूनी 8 24 और इधर 7 गुना 6 42 गुना 24 कर लेंगे और एक को जोड़ देंगे। तो अब इसको गुना करते हैं तो आता है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो 1008 आता है, और 1008 में 1 जोड़ना है तो 1009 हो गया, 5 गुना 1009। इस तरह से ये नंबर 2 कर देंगे, 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में है, ये भी गुणनफल, ये भी अभाज्य संख्याओं के रूप में। 1 तथा 2 से उतनी बड़ी संख्याओं को नहीं लिखना है, इसलिए ये भी कर देंगे। स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है ए तथा बी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखना है क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी यानी दो दी गई संख्याएं जो होती है दोनों भाज्य संख्याएं होती है, यह साबित होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सवाल में था सोनिया को टाइम लगता है एक राउंड लगाने में 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। सवाल में यह है सोनिया को 18 मिनट में एक राउंड पूरा करने में समय लग जाता है और रवि को 12 मिनट। सवाल को फिर से समझे और इसको अभी हम चित्र के रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ बना देते हैं, एक राउंड जैसा बना देते हैं, एक फील्ड मान लेते हैं, इसी को एक फील्ड है। इसी के चारों तरफ सोनिया और रवि को राउंड लगाना है यानी दौड़ना है। तो ये एक पॉइंट है, एक स्थान है, यहीं से सबको आगे बढ़ना है। अब सोनिया के द्वारा लगाया गया चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा है, ये उसके सोनिया का पथ बना देते हैं। सोनिया का ये पथ है, ठीक है। सोनिया का पथ बना दिए और इसको लगा है कितना 18 मिनट। और इसके जस्ट बाद हम बना देते हैं रवि का पथ, क्योंकि उसी सर्कल पर बनाना है। इसे अलग थोड़ा चित्र में दिखाने के लिए अलग दिखा रहे हैं, अलग लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। उसी लाइन से दौड़ना है दोनों को एक ही पथ पर। तो ये हो गया रवि का, और रवि का समय है 12 मिनट। अब जरा ध्यान देना है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा के यहां फिर पहुंच जाएगी, तो एक राउंड पूरा हुआ। फिर दूसरा राउंड पूरा करेगी तो सोनिया को कितना मिनट लगेगा? तो सोनिया का दो चक्कर पूरा होगा कितना मिनट में? 36 मिनट में, ठीक है। और रवि एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, दो चक्कर कितना में लगाएगा? 24 मिनट में। और तीन चक्कर कितना मिनट में लगाएगा? तीन चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? तो ये 3 राउंड लगा लेता है, पूरा पूरा 3 राउंड 36 मिनट में, अर्थात यहीं तो पहुंच गया ना। जब एक चक्कर पूरा किया तो वापस यहां आया, दूसरे चक्कर पूरा किया तो वापस यहां आया, तीसरा भी पूरा किया तो वापस। तो ये सोनिया 2 राउंड लगा के यहां पर आ जाती है और रवि 3 राउंड लगा के यहां आ जाता है। कितने मिनट में? रवि का 3 चक्कर का समय है 36 मिनट। तो 36 मिनट में वापस इसका पूरा पूरा चक्कर लगता है ना, तो दोनों का समय कुल समय क्या हुआ? 36 मिनट। 36 मिनट में सोनिया और रवि दोनों ने अपना प्रारंभिक स्थान जहां से दौड़ना प्रारंभ किए थे वहीं आकर के मिल गए। फर्क यही रहा, सोनिया ने केवल 2 राउंड लगाया और रवि ने 3 राउंड लगा दी। तो इस तरह से यह सवाल बिना लिखे भी सॉल्व किया जा सकता था। अब इसको बनाएंगे जब, तो क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सोनिया का समय लिखेंगे, सोनिया का समय 18 मिनट, रवि का समय 12 मिनट। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए अलग अलग फैक्टर भी निकाल के कर सकते हैं, डिवाइड विधि से डायरेक्ट एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। 18 और 12 का निकालेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रश्न में नहीं कहा गया है। 9 हो गया और इसमें 2, 6, 2, 3, तो 18 का हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और 12 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम क्या आता है दोनों का? 18 और 12 का। तो अधिक घातांक वाले संख्याओं को लेते हैं, 2 पर पावर 1 है, 2 है तो यह 2 स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर है 3 है तो 3 स्क्वायर लेंगे। तो 2 दूना 4, 3 3 9 चौके 36, 36 मिनट, यही हुआ आंसर इसका। अतः करके लिख देना है, अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर
स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, दोनों प्रारंभिक, दोनों का तात्पर्य है सोनिया और रवि से। तो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जिस स्थान से दौड़ना प्रारंभ किए उसी स्थान पर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज 1.2 के हैं और एनसीईआरटी बुक के हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, यानी 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।